सभी बड़ी बिंदी को सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव के आज 101वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे साथ हैं बहुत खास बड़ी बिंदी नासिरा मैम, जिनके लेखन के बृहद आकाश से हम सभी परिचित हैं। और मैम अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हैं, जिनमें पारिजात उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, कागज की नाव पर के लिए व्यास सम्मान। और उन्होंने जो भारतीय संस्कृति की जो कह सकते हैं कि इन्होंने संवर्धन किया है, संरक्षण किया है, उसको देखते हुए गुजरात सरकार ने बिल्कुल हाल फिलहाल में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। मैम का नाम इतना बड़ा है कि मैम के बारे में मैं क्या बताऊं, बोलते हुए मैं भावुक होने लगती हूँ। मैम, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव के इस 101वें एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं आप इलाहाबाद से हैं और इलाहाबाद आपके लेखन में भी जीवंत है। आपके लगभग 5 उपन्यास और 1-2 कहानी संग्रह का जो परिवेश है वो इलाहाबाद से ही या इलाहाबाद का ही है पूरी तरह से। मैम, ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो संपूर्ण विश्व का जो परिवेश है वो कैसे इलाहाबाद से जुड़ता है और संपूर्ण विश्व का मुद्दा कैसे इलाहाबाद से जुड़ता है। आपकी जो यह बृहदता है और विषयों का जो समावेश है, कठिन से कठिन विषय को बहुत सहज बनाकर ले आती हैं, ये कैसे संभव हो पाता है मैम, कृपया बताएं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास जो मैं बताऊं, लेकिन हाँ होता चला गया ये सब कुछ। और चूंकि खुली आंखें राइटर को मिलती हैं, तो जो जो उसका परिवेश उसको मिलता है और अगर वो संजीदगी से उसको जीता है, तो मुझे लगता है इस तरह का हो जाता है, लेखन में आ जाता है। कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं कि अपनी ज़मीन से अलग हट के कुछ लिखें या अपने गांव से अलग हट के लिखें, तो वो भी एक आज़ादी तो है कलम की। मैम, आपका साहित्य भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से परिभाषित करता है और आपके इस भारतीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन की इस पूरी विशेषता को देखते हुए कह सकते हैं कि अभी गुजरात सरकार ने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो यह उत्तर प्रदेश और गुजरात का ये जुड़ाव कैसे है मैम? शायद यही मुझे लगता है भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। मैम, आप भारतीय संस्कृति को कैसे परिभाषित करती हैं? हमारी संस्कृति जो है वो है तो साझी, और सभ्यता जो हमारी है वो सिंध घाटी से शुरू होती है, और उस सभ्यता और संस्कृति को पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही चाव और लगाव से देखती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, तो एक राइटर की पहुंच जो है वो बहुत जगहों पे होती है, सिर्फ उसके अपने ग्रुप या अपने शहर या अपने परिवार तक नहीं सीमित रहती है। तो गुजरात से मेरा ताल्लुक जो है 2014 से बनता है। स्वरूप बहन की एक किताब थी, गुजरात में जो फसाद हुए हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों को उन्होंने क्या महसूस किया और लोगों से जाके बात की, तो उसके लोकार्पण उस फंक्शन में मुझे बुलाया गया था। वो किताब राजकमल से आई थी हिंदी में, और पहले उन्होंने गुजरात में लिखी थी। इस तरह से गुजरात से मेरा ताल्लुक शुरू हुआ। और दूसरे मोहन भाई बहुत अच्छे अनुवादक हैं, उन्होंने मेरी कुछ चीज़ें ट्रांसलेशन की थी। और गुजरात में काफ़ी मेरा नाम जो था वो राष्ट्र मुसलमान नाम की एक किताब के साथ एक तरह से दोहाया जा रहा था एक दूसरे के बीच में। तो फिर लगातार 7-8 मरतबा गुजरात जाना पड़ा। और गांधीवादी और एक और मंच है वहाँ का, विश्वग्राम, जो सौहार्द पे काम करता है। तो उन लोगों के यहाँ मैं जाती रही। नॉर्थ में ना पूरा देखा हुआ है, और कुछ और हिस्से मैंने इस बार देखे। तो इस तरह से मेरा ताल्लुक गुजरात से बना और बहुत ही गहरा बन गया कम वक्त में। तो ये है।
मैम लगभग 2000 ईस्वी के आसपास एक दौर आता है जब अस्मिता मूलक विमर्शों की चर्चा होने लगती है, या अस्मिता मूलक विमर्श की एक अवधारणा पाठ्यक्रम के रूप में सामने आती है। लेकिन मैम उससे कई वर्ष पूर्व ही आपके उपन्यासों में स्वतंत्रता के बाद का जो समय है, उसमें महिला को एक व्यक्ति के रूप में आपने चित्रित किया है। तो यह जो स्त्री विमर्श की अवधारणा है, वो इन्हीं साहित्य से निर्मित हो रहा था, या समाज में जो लैंगिक असमानता था, समाज की जो विषमताएं थी, उससे साहित्य में यह आ रहा था? मैम आपकी क्या दृष्टि थी, किस तरह से ये शुरू हुआ? इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे मैम। हाँ, तो ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि कोई चीज जो है वो प्लानिंग से नहीं होती है राइटर के लिए। उसी तरह जो मैंने जिनको पढ़ा, जो मुझसे पहले लेखिकाएं थी, उन्होंने किसी विमर्श के तहत कुछ नहीं उठाया, जो जिंदगी थी उसका बयान किया। अब ये दूसरी बात है कि हमारी जिंदगी में बाजारवाद बहुत ज्यादा दाखिल हो चुका है, और मानी बात है उससे अछूता हमारा जिसे कहते हैं पब्लिकेशन भी चपेट में आ गया, और संपादन भी, सब कुछ। तो नई नई चीजें, नए नए खाने बनते रहे ताकि लोगों की तवज्जो इस तरह से हो। उसमें यह हो गया कि कुछ राइटर स्त्री विमर्श को सामने रख के लिखने लगे। तो कला जो है वो मोहताज नहीं होती है किसी विमर्श की, लेकिन हाँ उसमें ताकत जरूर आती है, उसकी नसों में नया खून जरूर बहता है। लेकिन अगर वो नारों की शक्ल में हो जाए और किरदार कहीं जा रहा है और एकदम से आपने उसको विमर्श की तरफ मोड़ दिया, तो वो कहानी कहानी नहीं बन पाती है। और कहानी हमेशा जिंदगी की होती है, कहानी हमेशा औरत के इर्द गिर्द होती है। तो मेरा तो लेखन इस तरह से था कि मैं नॉर्मली देख रही थी कौन पीड़ा में है और कौन जो है उस पर जुल्म कर रहा है, और सोसाइटी में क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें थी, तो एक नेचुरल वे में कलम से निकली। लेकिन कभी ये नहीं मुझे लगा कि मैं एक आंदोलन के रूप में मर्द के खिलाफ औरत को खड़ा करूंगी, या औरत को मैं उस तरह से डिपिक्ट करूंगी जो बहुत बहादुर है। क्योंकि एक मर्तबा किसी ने कहा था कि आप कहानियों में ख्वाब भी बुन सकते हैं, आप जैसी औरत चाहते हैं वो औरत आप दिखाइए। ये तकरीबन हो गया 15 साल पहले की बात। तो मेरे समझ में नहीं आया कि हम जितनी भी बहादुर औरतों को दिखा दें जैसा हमारा दिल चाहता है, समाज तो नहीं बदला ना। औरत बदल गई, एजुकेटेड हो गई, सब कुछ होने लगा, लेकिन समाज की नजर में वो एक ऐसी अजीब और गरीब चीज बन के रह गई है कि जो घटनाएं हमारे सामने आती जाती रहती हैं और कुछ किस्से सामने आते हैं तो लगता है ढाक के वही बात। तो मेरी राइटिंग में बहुत नेचुरल वे में ये सब चीजें आई, मैं किसी मूवमेंट से नहीं जुड़ी, और हर मूवमेंट से अपर मैंने अपना कलम रखा, क्योंकि मैं जिंदगी को देख रही थी, महसूस कर रही थी। मैम आपके लेखन में ठेठ भारतीय परिवेश दिखाई पड़ता है, और उस परिवेश की भाषा जो परिवेश को पूर्ण जीवन प्रदान करती है, और उस भाषा के साथ उपजती हुई एक अपनी खास शैली जो मुझे लगता है कि अचानक उस परिवेश के साथ और उस भाषा के साथ निर्मित होती है। आपके कुछ उपन्यासों का नाम ले तो कागज की नाव में जिस तरह से भोजपुरी का प्रयोग हुआ है, या फिर जिंदा मुहावरे में अवधी का प्रयोग हुआ है, तो कुछ विद्वान आलोचक कहते हैं कि ये आंचलिकता है, तो दूसरी तरफ कुछ विद्वान आलोचक कहते हैं कि नहीं, ये भारतीयता है। तो मैम आपका इस पर क्या कहना है? तो एक जमाना था, मुझे याद है जब मैं शुरू मैंने लिखना शुरू किया, तो उस वक्त मुझे आंचलिकता वाली नॉवेलों का या कहानियों का बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। ऐसा महसूस किया जाता था कि वो एक क्षेत्र की कहानी है। लेकिन वो जो बड़े सरोकार और कुल मिला के ज़िंदगी के बारे में कहानियाँ बात करती हैं, या नॉवेल
सामने आती है उसको अहमियत दी जाने लगी थी। अब दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो हैं वो शुद्ध हिंदी ना लिख के उसमें लैंग्वेज को मिला देते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज को, बोली को। वो हिंदी के लिए थोड़ा-सा पाठकों को पढ़ने में परेशानी होती है। लेकिन अगर सिर्फ़ डायलॉग हो, तो वो चल जाता है। कहीं-कहीं जिसे कहते हैं स्थानीय शब्द का नमक उसमें आ जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। अब ये जो दोनों नॉवेल हैं मेरे, इसके अलावा मैंने कागज़ की नाव के अलावा तो मैंने कहीं भी भोजपुरी का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन चूँकि ये सीवान ज़िले और आस-पास के गाँव की बात करती है, तो उसमें मुझे भोजपुरी डालना बहुत ज़रूरी हो गया था और मैंने डाला भी डायलॉग की शक्ल में। और वहाँ उस ज़मीन की जो तमीज़, तहज़ीब, संस्कृति और खान-पान था, सब कुछ समेट के डाला। लेकिन जो ज़िंदा मुहावरे था, उसमें अवधी का इस्तेमाल किया। तो उसको मैं सोचती हूँ कि वो बँटवारे की भी है और ये तो कोई आलोचक बताएगा कि आंचलिक में आएगी हमारी नॉवेल या बँटवारे के सीरीज़ में आएगी या दोनों सीरीज़ में आएगी, ये मैं नहीं अपने से कह सकती हूँ। लेकिन अगर रेनू का नाम लूँ तो मुझे रेनू बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उनमें हिंदी का भी मज़ा होता है और स्थानीय जो भाषा होती है, उसका रंग भी बहुत जिसे कहते हैं खुल के सामने आता है। लेकिन मेरी और कहानियों जगह-जगह जिसे कहते हैं, वो अवधी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। मैम, कागज की नाव, जिंदा मुहावरे की बात हो रही है तो एक और सवाल इनसे निकल कर आया है कि जैसे जिंदा मुहावरे में विभाजन के समय की और उसके बाद की स्थितियों का चित्रण है। जीरो रोड में जो कुछ युवक दुबई गए हैं उनका चित्रण है, और कागज की नाव में जो युवक बाहर कमाने गए तो पूरे गांव के खाली हो जाने की जो स्थितियां हैं, तो ये सारी स्थितियां कितना झकझोरती हैं। क्या भविष्य में ये स्थितियां और अधिक भयावह रूप लेने वाली हैं? पाठक बहुत चिंतित हो जाता है इन उपन्यासों को पढ़कर। मैम, इस पर आपकी राय चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मज़दूरों से मेरी दिलचस्पी बचपन से थी। जैसे बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं और हम लोगों के पास ऑब्ज़र्वेशन की कुछ ही चीज़ें थीं। कुछ अलग तरह के लोग हमारे घर में आते थे, हम उन्हें देखने समझने की कोशिश करते थे, उसमें मज़दूर भी हुआ करते थे। फिर मज़दूरों को काम करते देखने में बड़ी दिलचस्पी थी। उसके बाद जब दुबई, ईरान, इराक इस जगहों पे गई तो वहाँ हिंदुस्तानी लोगों को काम करते मैंने देखा। और ये लगा कि कितने ज़्यादा लंबी तादाद और लंबी संख्या में हम लोग बाहर बिखरे हैं और नौकरी की तलाश में जाते हैं। तो उस नाम से तो मैंने ज़ीरो रोड लिखा और उसमें सभी 75 जगहों के जो लोग थे, वो कैसे एडजस्ट करते हैं। मोस्टली वो मर्दाना एक माहौल था, जिसमें औरतें हैं लेकिन बहुत कम औरतें हैं। उस वक़्त मैं सोच रही थी कि इसका एक पक्ष मैं बिहार को दूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैंने इलाहाबाद पे कई नॉवेलें लिखी, तो मेरी पकड़ मज़दूरों वाले सिलसिले से बिहार पे थी। क्योंकि मेरे उठने-बैठने वालों के रिश्तेदार बहुत ज़्यादा बिहार गए थे और उनसे मुझे हालात बहुत पता लगते थे। तो इसलिए मैंने इसका बैकग्राउंड इलाहाबाद लिया, सीवान लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सीवान में मज़दूरों की जो मज़दूरी आती थी, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, जिसको सुन के मैं ताज्जुब में पड़ गई। और ये एक ऐसा कोना था कि खुद बिहार के लोग जो बाहर गए मज़दूरों की बदलती कैफ़ियत या परेशानियाँ हैं, उनके बहुत करीब नहीं थे। तो ये नॉवेल अपनी तरह से एक तरह से उस माहौल को उठाता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। और दूसरे जब गाँव के गाँव आप मर्दों से खाली देखते हैं और सब कमाने गए हैं, सिर्फ़ छोटे बच्चे और बूढ़े रह गए हैं और औरतें रह गई हैं,
तो उस कैफियत को मैंने उठाया इस नॉवेल में। और बिहारी लड़कियां जो हैं बहुत ही जीवित और बहुत आगे बढ़ने की उनमें ललक है, ये मैंने बहुत करीब से देखा है। और जितनी मात्रा बिहार गई और मुख्तलिफ जगहों पे गई उससे महसूस किया। और उतने ही मर्द, लेकिन सिस्टम ने उन लोगों को बहुत कुचला और बहुत पीछे किया। और ये है कि इसमें जो मलका नूर है वो आगे बढ़ने की तमन्ना करती है और बाद में उसको जो होता आया है कि उसको चुड़ैल और बच्चों को चुराने वाली करके उसको उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो ये कहानी वहां से मैंने उठाई और मजदूरों को मेरे ख्याल से जितनी तकलीफें हुई और वहां से फिर छटनी हुई और उसके बाद जो उनकी बच्चों की पढ़ाई रुकी और उनमें जो बिखराव आया वो भी एक दर्दनाक बहुत कहानी है। तो हमारे बहुत सारे जो बेकार लोग हैं और बड़ी बड़ी डिग्री वाले हैं, जैसे कि इसमें है जैसे कहते हैं कागज की नाव में कि एमए पास लड़का मजदूर बन के वहां भेजा जाता है। तो ये सब चीजें हैं, परेशानियां हैं। मैम, बहुत कम समय में आपके लेखन पे बात करना संभव तो नहीं है, बस मेरी एक कोशिश है, क्योंकि आपकी एक एक कहानी एक बड़ी चर्चा की मांग रखती है। अभी मैं प्रश्न करने जा रही हूँ कुइयां जान पर, क्योंकि कुइयां जान ऐसा उपन्यास है जो जल की समस्या को उठाता है और मानवीय संवेदनाओं के सरोकार को एक दीर्घ रूप प्रदान करता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है उसमें जीते जी भी पानी चाहिए और मरने के बाद भी पानी चाहिए। जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, जिसका कि पारिजात में भी बहुत आपने अच्छा चित्रण किया है, कुइयां जान में भी वो संस्कृति दिखाई पड़ी है। और किस तरह से घर में एक मुर्दे के होने पर उसको नहलाने के लिए जो जल की आवश्यकता है वो कैसे हमारी भावनाओं को छूती है। कुइयां जान जैसे बहुत दीर्घ उपन्यास पर इतने कम समय में चर्चा करना यद्यपि मुश्किल है, फिर भी मैं चाहती हूँ मैम कि आपने जो जल और मानवीय संवेदनाओं को जो जोड़ते हुए ये उपन्यास लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, या ये विचार आपको कैसे आया, क्योंकि अमूमन इन विषयों पर लेख लिखे जाते हैं, तो मैम हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मिजोरम में मैंने थी और वहां पे मैंने देखा कि दिन भर बादल बरसते हैं और बादल आपको टच करके भी गुजरते हैं और कभी कभी नल में पानी नहीं रहता है और पीने की पानी की भी तकलीफ रहती है। उसको देख के पता नहीं कैसे ये नॉवेल की शुरुआत हो गई और ऐसा महसूस हुआ कि उस दौर में जब मैं लिख रही थी कि इंसानी रिश्ते जो हैं वो भी, उसकी भी संवेदनाएं शुष्क हो रही और पानी की सतह भी नीचे जा रही है। और फिर पानी की कमी, गंदगी से जो बीमारियां, इंसानी परेशानियां और पूरी दुनिया में पानी को लेके तीसरा महायुद्ध का भी चांस लोगों को दिखने लगा। तो उस सब को मिला के ये कुइयां जान निकली और खासकर उस इलाहाबाद की जमीन को मैंने उठाया जो मेरी जानी पहचानी थी। तो इसलिए जहाँ पे गंगा जमुना बहती है और उसमें भी पानी जो है वो वक्त से मिलता है, तो ये ताज्जुब की बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तुम ठीक कहते हो कि कोई एक पक्ष को तो मैं इतने कम वक्त में बता नहीं सकती, वो नॉवेल पढ़ने वाली है अपना। लेकिन मुझे खुशी है कि वो नॉवेल बहुत बहुत ज्यादा पसंद की। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जितना विषय की विविधता है आपके लेखन में, उतनी ही विधाओं की भी है। आप बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं और आपके व्यक्तित्व की बात करें तो वहां भी आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है। एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के रूप में हम लोग जानते हैं नासिया शर्मा को, क्योंकि वो पढ़ाती भी हैं, वो फोटोग्राफी भी करती हैं, फिल्में भी लिखी हैं। तो मैम, ये जो आपकी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, इसको लेखन से कैसे आप जोड़ती हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे से अलग हैं, ये मेरा प्रश्न है मैम। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद नासिया शर्मा को बहुत अच्छी तरह
पहचान नहीं पाती हूँ। सडनली कोई चीज़ एक नई निकल आती है मेरे अंदर से और उसमें मैं लग जाती हूँ। अब इसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगी। और रहा फ़ोटोग्राफ़ी का, तो अब पत्रकारिता के ने या जो भी कहो, मैंने लेखन शुरू किया, तो उसमें तस्वीर तो बहुत ज़रूरी थी खींचना। तो मानी बात है, कैमरा भी हमारे पास अच्छे थे 2-3, तो तस्वीरें खूब खींची हमने। और रहा दूसरा कि इतना पता नहीं, इतनी समझ थी मुझ में या आ गई थी दूसरों को पढ़ने के बाद कि क्या चीज़ लेख में जानी चाहिए, किस पे कहानी बने और किस चीज़ को हम जो है उपन्यास में ले सकते हैं। मेरे उपन्यास 500-500 पेज के भी हैं और 150 पेज के भी हैं और 125 पेज के भी हैं। तो वो विषय के ऊपर होता है कि उस विषय को आपने कैसे लिया। संस्मरण भी लिखे मैंने, बहुत कुछ लिखा, लेकिन 2 चीज़ नहीं लिख पा रही हूँ। एक तो नाटक नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारे टेलीविज़न के लिए बहुत कुछ लिखा मैंने, सीरियल लिखे और टीवी फ़िल्म लिखी, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन एज़ अ नाटक, इतना लोग कहते हैं, नाटक पे कलम नहीं उठा पाई मैं। और दूसरी बात ये है, कटाक्ष, हास्य व्यंग, ये मेरी राइटिंग में आया हो कहीं-कहीं तो दूसरी बात है, लेकिन अलग से मैं नहीं कह सकती। कुछ लोगों ने कहा भी कि थोड़ा बहुत आपका उभर के आया है इसमें, अल्फ़ा, बीटा, गामा में। तो अब एक्चुअली राइटर लिखता है एकदम डूब के, उसको ये नहीं पता होता है उसमें से पाठक और आलोचक क्या चीज़ उठा लेता है। मैम, आपका एक कहानी संग्रह है खुदा की वापसी, और इस पर मुझे बात करना इसलिए भी ज़रूरी लगता है कि इसमें जो कहानियाँ हैं वो मुख्य रूप से ज़्यादातर कहानियाँ स्त्रियों पर आधारित हैं। जैसे उसमें जो खुदा की वापसी है उसका तो मैं ज़िक्र करूँगी, उसी से प्रश्न ही है मेरा। उसमें एक और भी कहानी है जिसमें जो उसकी पहली पत्नी है वो फूलों की चादर बनाने में उस कला में प्रवीण है, जबकि उस पुरुष को किसी और स्त्री से प्रेम है। और खुदा की वापसी में तो है ही मैम कि जो स्त्री अपने मेहर की मांग कर लेती है उसको मायके में जाना पड़ता है और सब उसी को कहते हैं कि तुम क्यों मांग कर रही हो। तो मैम ऐसा क्यों होता है कि जो स्त्री अपने अधिकार को लेकर जागरूक है वो स्त्री उपेक्षित रखी जाती है? ऐसा क्यों है मैम? या मुझे लगता है कि इस ऐसी कहानियों से क्या समाज में कुछ अंतर आ रहा है मैम या नहीं? मुझे लगता है जो औरत आवाज़ उठाना जानती या आवाज़ उठा लेती है, वो चुनौती बन जाती है पूरे सिस्टम के लिए, पूरे परिवार की व्यवस्था के लिए। और इसलिए थोड़ा-सा उसी को दबाया जाता है, क्योंकि उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं है और लोग अपने को बदलना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि शरीयत लॉ ने अपने दौर में औरत के को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी। लेकिन उस आज़ादी और उस कानून के बीच में मौलवी क्रॉस कर गए और वो बताने लगे कि औरत को क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। तो एक ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत मुझे पिंच करती थी, परेशान होती थी मैं। तो लगा कि रिस्क लेना चाहिए और शरीयत लॉ को पढ़ के और मुझे उस पे कहानी लिखनी चाहिए। लेकिन ये जो 9 कहानियाँ हैं, इसमें ज़्यादातर सुन्नी लॉ है, शरीयत लॉ लॉ का जो पक्ष है। लेकिन जो शरीयत तो एक ही है, लेकिन शरीयत में थोड़ा-सा जो अलग से गुंजाइश पैदा की गई है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, उसमें शिया लॉ जो है वो औरत के सपोर्ट में ज़्यादा जाता है। लेकिन शिया जो हैं वो बहुत कम हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर औरत को हक नहीं मिलना चाहिए, इतने परसेंट मिलना चाहिए, लेकिन शिया लॉ में है कि अगर भाई और बाप मर जाते हैं तो पूरी जायदाद औरत को जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना औरत के सपोर्ट में इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन उस पर से अब पर्दा हट तो रहा है। जब औरतें खुद आगे बढ़ी, उन्होंने लिखना शुरू किया और कानून को पढ़ना शुरू किया, तो बहुत कुछ चीज़ें साफ हो गई। तो चूंकि मैं राइटर थी, मुझे लगा कि मैं कहानी में शरीयत लॉ को गूंथ सकती हूँ, तो इसलिए
वो 9 कहानियाँ वजूद में आई। और एक बात और भी है जो इस कहानी की तरफ तुमने इशारा किया, बड़ी मुश्किल बात ये है कि शादी तो है ही है, 2 लोगों का साथ, लेकिन अब उस मोहब्बत का क्या किया जाए जो एक अचानक उदय हो जाती है, जो सच्ची मोहब्बत होती है। वो उसको मैं नहीं कह रही हूँ बेईमानी को। अब यहाँ पे बड़ी टकराहट होती है और वहाँ पे टकराहट है कि एक तरफ दिल उस तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ जो बेहता औरत है वो उसको एकदम से वहाँ से ऑफ हो जाता है। और ये खेल पूरी दुनिया में खूब अच्छी तरह से अंजाम पाता है। अब इसका तो कोई हकीम लुकमान के पास भी कोई दवा नहीं है कि क्या हो, और हम लोगों के पास भी हम कानून हमने इसीलिए बनाए हैं कि हम कानून से रोकथाम कर लेते हैं, लेकिन उस दिल का क्या होगा जो भटका भटका रहता है। तो ये दिलचस्प है जिंदगी का ये हिस्सा भी। जी मैम। मैम, जो लेखक होते हैं आमतौर पर उनके कई कई श्रेणी के पाठक होते हैं। एक होते हैं शौकिया पाठक, और एक होते हैं जो गंभीर समीक्षक आलोचक हैं। दूसरे होते हैं पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र। लेकिन जो सबसे गंभीर पाठक होते हैं ना, वो होते हैं शोधार्थी, जो आपके ऊपर पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं। तो आपके ऊपर मैम बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे शोध कार्य का आप जिक्र करें जो वाकई उल्लेखनीय हो या जिनसे आप प्रभावित हो पाई हो। देखिए, नाम को तो मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते और जाते रहते हैं और इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन 2-3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। ढेरों किताबें भी हमारे ऊपर निकली हैं, 20-25 तो मेरे ही पास होंगी, और उसके बाद अगर कहीं छपी हो तो मुझे नहीं पता, उनकी पीएचडी थीसिस। कुछ लोग जो है आपसे लगातार कांटेक्ट करते हैं, खूब पढ़े लिखे होते हैं, मतलब उन्होंने आपको घोंट लिया है, और घोंटने के बाद जो वो कुछ निगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन करते हैं उसमें बहुत सुकून और खुशी मिलती है। लेकिन सच पूछिए, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं और दूसरी थीसिस से पढ़ के वो कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, उससे बहुत दुख होता है। उससे ये होता है कि आपकी चीज़ों को उस तरह नहीं समझा गया, एक रिसर्च स्कॉलर ने नहीं समझा जो समझना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि एक गलत चीज़ जो है वो रिपीट होती चली जा रही है। आप कहना कुछ चाहते हैं और वो जो है कह कुछ और रहा है। तो वहाँ पे तकलीफ बहुत होती है। तीसरी तकलीफ मुझे जो होती है वो ये है कि इंटीरियर में किताबें रहती नहीं हैं हिंदी की, और जो हमारे वो हैं भारतीय भाषा में हिंदी डिपार्टमेंट, वहाँ कोशिश तो बहुत होती है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन मैं इसको बांट नहीं रही हूँ भारतीय भाषाओं के में या प्रांतों में पीएचडी और यूपी या बिहार में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टीचर पे, टीचर कितना इंटरेस्टेड है और कितना ज़्यादा वो खुद उसको दे सकती है सहायता। होता ये है कि वो सीधे सीधे सवाल में सब चीज़ें आपसे पूछते हैं, तो बहुत थकाने वाला होता है। तो ये कुछ मिला जुला एक्सपीरियंस होता है पीएचडी का, और मुझे लगता है कि पीएचडी ज़रूरी तो कर दी गई है, लेकिन ज़रूरी करने में एक चीज़ नेगेटिव होती जा रही है कि लोग जो हैं वो एक ही तरह के, जैसे महिला विमर्श ले लिया, सबसे आसान है, और उसमें से उन्होंने निकाल लिया और लिखना शुरू कर दिया। तो वो उसमें से कोई नई चीज़ नहीं निकाल पाते हैं। वैसे तो बहुत चीज़ें बदली हमारे ऊपर जो मैंने बात की, लेकिन जहाँ पे वो बच्चे टॉपिक को बदलना चाहते हैं, वहाँ टीचर नहीं बदलवाना चाहती हैं। तो बहुत तरह की परेशानियाँ हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो ये सब है, और चूँकि मैं टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई हूँ, तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर इतनी पीएचडी हुई और इतना ये है और बहुत इम्पोर्टेंट मेरा राइटिंग है,
राइटिंग है इम्पोर्टेंट, लेकिन सवाल ये कि उसके ऊपर जो आदमी काम कर रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट काम है, वो है भी या नहीं है, या वो अपनी तरह की जो समझ है उसको डेवलप करके एक नई दिशा दे रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मुतासिर हूँ ये पीएचडी प्रोग्राम से, और ना मैं उसको अचीवमेंट समझती हूँ एक राइटर पे कितना काम हुआ है, क्योंकि वो नौकरी के लिए काम होता है और वगैरह वगैरह। लेकिन अब चूंकि वो सिस्टम का एक हिस्सा है तो हम मदद तो करते ही हैं, किताबों से भी मदद करते हैं, समझाने में भी मदद करते हैं, टाइम भी देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, वगैरह वगैरह। मैम एक सवाल मेरे मन का जो अक्सर मेरे मन में उठता है कि आपके लेखन में गांव की उपस्थिति हमेशा मतलब लगभग हमेशा रहती है। 2017 में शब्द पखेरु प्रकाशित हुआ और इसमें साइबर क्राइम है विषय। आमतौर पर एक पाठक सोचता है कि साइबर क्राइम जैसा विषय है तो महानगर की कथा होगी, लेकिन वहां भी गांव है। आपके लेखन में गांव की उपस्थिति अक्सर होती है। यहाँ तक कि जो ईरान पर आपका जो शुरुआती लेखन है बाहिश्ते जहरा, उसमें भी गांव आया है। तो मैम क्या आपका हृदय गांव में बसता है? क्या वजह है, क्यों गांव लेखन में आता है? और हालांकि हम पाठकों को बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जानना चाहते हैं कि गांव से आपका इतना जुड़ाव कैसे है? देखो, हम अपने पुरखों से कहाँ अलग हो पाते हैं, और जब भी बातें होती हैं तो गांव, और अभी हमारा गांव से रिश्ता काफ़ी गहरा भी बना हुआ है। गांव में आधे से ज़्यादा रिश्तेदार हैं हमारे। रायबरेली ज़िले में हमारा गांव है, उसका नाम तो मुस्तफ़ाबाद था, लेकिन उसी के एक जगह के नाम से एक ट्रेन चलने लगी ऊंचाहार, जो हमारे अपने गांव में रुकती और वहां से बनती है, तो इसलिए सब लोग ऊंचाहार कहने लगे हैं। अब उसकी यादें ही नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं आपस में। तो गांव से तो कोई भी इंसान जो गांव और शहर का रिश्ता रहा है वो कैसे मुक्त हो सकता है अपनी राइटिंग में। और बहुतों ने लिखा है, इतना लिखा है गांव के ऊपर। हाँ, कुछ लोग हैं जो शहरों में पैदा हुए और उन्होंने गांव कभी नहीं देखा, उनके लिए ज़रूर हैरत की बात है कि गांव कैसा होता है, क्या होता है। तो कुछ गांव डेवलप हुए हैं, कुछ गांव जो हैं वो एकदम वीरान हो गए हैं, जैसे कहीं खेती नहीं है, लोग बहुत ही भूख से मर रहे हैं, सब उजाड़ है। लेकिन जैसे तुमने कहा कि ईरान की नॉवेल, बाकायदा उसमें 3-4 चैप्टर गांव के ऊपर हैं। कहानियाँ जो मेरी ईरान पे हैं उनमें भी गांव झलकता है। और दूसरे जो मेरी कहानियाँ हैं ज़्यादातर कभी ना कभी, जैसे पानी पे एक है पोखर, हथेली में पोखर, उसमें भी गांव है। तो बताना चाहती मैं यही हूँ कि गांव और जो शहर का रिश्ता है उसको बरकरार रखिए। तो ये साइबर क्राइम वाली जो नॉवेल है वो उस पे जानबूझ के मैंने उनको गांव भेजा, जहां वो अपना मकान बेचना चाहते हैं। और इतने सालों बाद वो गांव जाते हैं तो गांव में जो लोग कच्चे छोटे मकान में रहते थे वो उनके मकान पक्के हो गए, और इनका मकान भूसा हो गया नेग्लेक्शन की वजह से। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि हमने नेग्लेक्ट किया अपनी जड़ों को, उसको पकड़ने की मैंने कोशिश की है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं गांव की एक्सपर्ट हूँ, लेकिन गांव मेरी ज़िंदगी से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है और आज भी आना जाना रहता है। और बहुत इंटीरियर मेरा गांव नहीं है, क्योंकि एक तरफ लखनऊ और दूसरी तरफ इलाहाबाद से जुड़ा है। तो हमेशा से सोच में और अपने तौर तरीके में बहुत खुलापन है उसका। तो इसलिए तुम लोग को लगता होगा कि, और मेरे साथ जानते हो क्या है कि जब कोई जान लेता है कि मैंने ईरान पे लिखा है तो पूरे वक्त ईरान पे बातें होती। कितनी बार तक कहते हैं 1-2 सवाल छोड़ दीजिए ना, कहते नहीं ईरान जो है किसने काम किया, किसी ने नहीं किया, हमें क्यूरियोसिटी है, बताइए। तो बस फिर एक मरतबा वो सिलसिला शुरू हो जाता है तो बाकी चीज़ें रह जाती हैं।
जी मैम, मैंने कहा ना मैम कि पाठकों की भी कई श्रेणियां होती हैं, और कुछ मेरे जैसे किताबी कीड़ा भी होते हैं जो हर समय चलते हुए भी पढ़ते रहते हैं। तो और कभी शायद ही कभी लेखक को फोन करते हैं, बताते भी नहीं कि हम आपके इतने बड़े फैन हैं। तो हर तरह के ये तो पाठक हैं जरूर। मैम, ये बहुत बड़ा सच है कि हर तरह के पाठक हैं। कुछ होते हैं जो पढ़ते कम हैं, मिलते ज्यादा हैं। कुछ होते हैं जो पढ़ते ज्यादा हैं, मिलते कम हैं, क्योंकि उनको पढ़ के ही खुशी मिलती है। उन्हें ये लगता है कि हाँ, अब लेखक की अगली कृति आई है, तो इसके बारे में हम जानें। जैसे मैम, बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मेरी मुलाकात होती है जिनको ये आज भी नहीं पता है कि नासिरा शर्मा कौन है। वो आपका नाम नहीं जानती, वो आपसे परिचित नहीं है। लेकिन जब मैं उनको खुदा की वापसी या पारिजात या कागज की नाव पढ़ के सुनाती हूँ, तो उनकी आंखें ऐसे भर आती हैं जैसे उन्हें लगता है कि वो उसको महसूस कर रहे हैं। तो मैम, आप जिस समय लिखती हैं, तो आपकी दृष्टि में कौन से पाठक होते हैं? आप किसके लिए लिखती हैं? एक्चुअली पाठक तो मेरी नजर में नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ, पाठक मेरी दौलत जरूर है, क्योंकि पाठक ही ने मुझे एज अ राइटर खड़ा किया है। वो ना पढ़ते तो मेरे किताबें इतनी बार बार छपती ना, और प्रकाशक मुझको मतलब कांटेक्ट ना करते, और मेरा जो वजूद है उसमें ये बलबला ना होता कि मैं लिखूं। लेकिन जो चीज़ मुझे बेचैन करती है, परेशान करती है, उसको लेके मैंने लिखा है। लेकिन मैं पाठक को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, पाठक को मैं कभी नहीं इग्नोर कर सकती हूँ। और बहुत अच्छे पाठक हैं, इतने अच्छे पाठक मुझे मिले हैं। वो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं। जैसे कुइयाँ जान में वो डॉक्टर कमाल की बीवी का जो मैंने डेथ दिखाई है, उसको लेके ज़्यादातर लोग नाराज़ रहे मुझसे। तो ये सब सिलसिला चलता है। और ये तुम ठीक कहती हो, हिंदी के राइटर्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि सारे पाठक सबको तो नहीं पढ़ पाते। हमसे ही पूछो तो हम बहुतों को मिस कर गए हैं, और कुछ इत्तेफाक ऐसा है, कुछ को हमने पूरा घोंट डाला है। तो ये किताबों के मिलने और इंटरेस्ट पैदा करने, आपका मिजाज मिलने, इस सब पे भी डिपेंड करता है। तो ये है सिलसिला। मैम, आपको पढ़ना तो हमेशा ही हम लोगों के लिए सुखद रहा है, और अधिकतर ये होता है कि अकेले नहीं पढ़ते हम लोग आपको। या तो अपने क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, या अपने गांव समाज में पढ़ रहे होते हैं, अपने किसी ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपका लेखन ऐसा लगता है कि हम साझा करें, अकेले ना पढ़ें इसको। ये साझा करने योग्य साहित्य है। मैम, आज एक सुनहरा अवसर आया है हमारे हाथ कि आपके मुख से हम आपके लेखन को सुन सकें। मैम, यदि आप किसी रचना का थोड़ा सा भी अंश पढ़ देंगी बड़ी बिंदियों के लिए, तो हम लोग आभारी होंगे। देखो, उपन्यास को कहीं से भी उठाना थोड़ा सा वो तो रहता है, परेशान कुन तो रहता है कि कहानी क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा, तो मैं कागज की नाव से भी पढ़ना चाहूंगी और जिंदा मुहावरे से भी। तो ये बताओ, मैं तो दोनों ये पढ़ बताओ, मैं सकती दोनों हूँ? पढ़ सकती हूँ? जी जी मैम, आप दोनों पढ़िए, हमारे पास समय है। थोड़ी देर पहले मैंने जिस लड़की का जिक्र किया था, जिसमें कई कैरेक्टर इत्तेफाक से खुल गया किताब में तो आ गया, मलका नूर का जो मैंने जिक्र किया है, उसको किस तरह चुड़ैल बनाया जाता है और किस तरह दबाया जाता, उसका थोड़ा सा पोर्शन मैं एंड नॉवेल का एंड पढ़ूंगी। सीवान स्टेशन पर जब वो बिना टिकट सफर करके डरी सहमी उतरी, तो उसे कोई पहचान नहीं सकता था। उसके बाल उलझे, कपड़े गंदे और चेहरे पर पसीने के साथ धूल के धब्बे, पपोटे सूजे थे, आंखें लाल अंगारा, होठों पर पपड़ी जमी थी। कभी दिमाग में घुप अंधेरा छा जाता, तो कभी रोशनी जल, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता था। नदी, मुन्ना, घर, और उसका उसको पता था कि कौन सी बस शरीफ सिद्दीकी के घर ले जाएगी और कौन सी उसके गांव। वो बस पर चढ़ने लगी तो टिकट मांगा गया। केहू हमरा के हमार गांव के टिकट दिलवा दी। हमार के
मुन्ना के कबरवा पर जाई बा। लाइट चली गई तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही पढ़ने में, इसलिए आप लोगों को सुनने में परेशानी होगी। वो कई मुसाफिरों से कह चुकी थी, किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बस रेंगी तो वो दौड़ी। पता नहीं कंडक्टर के दिल में क्या समाई, जो दौड़ती मलका नूर से बोला, चल चल जू पगलिया। भड़वा के 2 रोज ऐसन ऐसन लोग आवत रहला। ड्राइवर हंसा। हम भरवा आधा मड़वा नीचे की बैठ के चली जाई, कंडक्टर ने मस्त मौला आवाज में कहा। गाने की तेज आवाज के साथ बस उछलती कूदती अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। रात सांय सांय कर रही थी। झिंगुर की आवाज खामोशी को बार बार तोड़ रही थी। मलका नूर जब छोटे से टीले पर फैले कब्रिस्तान पर चढ़ी तो अंधेरे में नई बनी कब्र को तलाश करने लगी। टूटी मस्जिद की दीवार से पीठ लगा वो बैठ गई। उसे सुबह का इंतजार था। सूरज के उगते ही वो मुन्ना को अपनी छाती से लगा लेगी और फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, कभी नहीं। उसको 1-2 बार झपकी लगी तो किसी ने जैसे शाना पकड़ झिंझोड़ा हो। वो घबरा कर आंखें खोलती, मगर सामने सिवाय अंधेरे के कोई नजर नहीं आया। 1-2 बार वो चौंकी भी, जैसे नदीम ने उसे पुकारा हो, मलका, मलका नूर, मुन्ना रोबा रोकता। वो हड़बड़ाती, फिर सिर दीवार पर टिका देती। जाने कब उसकी आंख लग गई। पानी की बौछार से जो आंख खुली तो देखा मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली की कड़क और चमक से पूरा कब्रिस्तान रोशन हो जाता है और अंधेरे में डूब जाता है। उसने अंदर मस्जिद में जाकर बारिश से पनाह ली, मगर तेज बौछारों से बच नहीं सकी। हवा उसके बदन से टकरा रही थी। जाड़े से उसका बदन कांप रहा था। सुबह को जब बारिश रुकी तो मलका नूर ने अपने कपड़े निचोड़े और कब्रों की तरफ बढ़ी, ताकि मुन्ने को कब्र पहचान कर उस पर फातिहा पढ़े। मगर वहां तो सारी कब्रें एक सी थीं। सबकी मिट्टी बह चुकी थी। कुछ में गड्ढे बन चुके थे, कुछ तकरीबन जमीन के बराबर हो चुकी थी। उसकी बेचैन नजरें इधर उधर तेजी से घूम रही थी। बेचारगी, बेबसी और गम से निढाल हो वो अपनी पूरी ताकत से चीख पड़ी, हमार मुनवा, हमार मुनवा। वो देर तक घुटनों पर से सर रख रोती रही। सूरज का फीका चेहरा नमूदार हुआ और उसी के साथ चंद लोग टीले पर चढ़ते नजर आए। हम कहले रहनी कि ऊ भतारिन एक दिन जरूर आई, देखा साली आ गई आज। फुसफुसाहट उभरी, बड़ी कमीनी बिया, यही का गाड़ल जाओ। कहता हुआ वो आदमी आगे बढ़ा और उसके पीछे 3-4 और आदमी दबे पांव कीचड़ से बचते आगे बढ़े और मलका नूर पर झपट पड़े। कुल छलनी, इतना दिन से कहाँ रह लुहा बताओ। छोड़ लोग हमरा का, हमनी के छोड़ही खातिर 15 दिन से तोहरा पहरा देइन हा सन। उठा ले चल साली को। हमरे के मुनवा के कचरवा बताए लोग। एक बेर, बस एक बेर कबरिया दिखाए दो लोग। हम ओकर माई हमी, दूध माफ करके बा फातिहा। उसने इल्तिजा की। चुप, मलका नूर ने उसके हाथ में दांत काटा और चीखी। 5-6 हट्टे कट्टे मर्दों के सामने मलका नूर को का नहीं चल पाई। सहमी कबूतरी की तरह वो दुबक गई। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस, उसके हाथ पैर बांध कर उस पर चादर डाल, सबसे लंबे तगड़े आदमी ने उसे अपने कंधे पर किसी अंगूछे की तरह डाल लिया। ए चाचा, बड़की खिलाड़िन मिल गई लिया, गईल बिया, इहे कब्रिस्तान में एहजा लियावल जाओ, फिर आवतनी। इतना कहकर उसने मोबाइल बंद कर जेब में डाला। मुनवा से मिला था। ये आवाज भी मुंह में कपड़ा ठूसने के बंद हो गई थी। ये तो रहा वो है। और आखिर में इसमें आता है, बड़के चचा ने ओझा को बुला रखा था, इंतजाम पूरा था।
इंतजाम था कि ये औरत छोटे बच्चों को मुन्ना मुन्ना कहकर चुराती है, फिर उसकी गर्दन दबा देती है। मोहल्ले टोले वाले धीरे धीरे करके खुले मैदान में जमा हो रहे थे, जहां डैन को झाड़ना और बात करना था। मिर्च की घास फैली थी। उस आग के सामने मलका नूर बिखरे बालों के साथ बैठी थी। बदन के कपड़े गंदे और जगह जगह से फट चुके थे। बदन पसीने और चेहरा आंसुओं से तर था। इतनी मार पड़ने के बावजूद उसके मुंह से एक ही बात फूट रही थी, हमार मुनवा हमार धान। तू छोड़कर जाएगी नहीं ना। झाड़ू जोर से पड़ी। सारी रात ये तमाशा चलता रहा। सुबह अधमरी मलका नूर को चचा ने दूसरे गांव के बहते नाले में ले जाकर डलवा दिया। उनका फर्ज पूरा हुआ। अब पुलिस जाने और उसकी ड्यूटी। तो ये तो रहा मलका नूर का वो। अब ये जिंदा मुहावरे में मैंने अवधि का इस्तेमाल किया है, वो मैं पढ़ने वाली हूँ। इसमें एक फैमिली है जिसका एक छोटा भाई चला जाता है और वो जो हलवाहा है उसकी फैमिली से इन लोग क्लोज हो जाते हैं, जो छोटे मोटे जमींदार हैं, और फिर उन लोगों के रिश्ते की बात हो रही। डाक से आया खत गोलू का था। शमीमा ने खत पढ़कर इमाम की तरफ बढ़ाया। हो आओ ना, मर्ज पाल के कोई फायदा तो मिलिए ना। इमाम ने खत पढ़कर कहा। अकेले का जाएं। समीना ने लापरवाही से कहा। पैर माँ तुम्हारे तकलीफ है, अब हम क्या करेंगे जाए के वहां। यहाँ पर ब्रजा तो सब संभाल लत है। चलो अब रिटायर आदमी ठहरे, जोरू के हुक्म पर चलने का पड़ी तो फिर खत लिख दो। हाँ, अगले इतवार को चलो, तब तक बीज खाद का इंतजाम हो जाइए। और ब्रजा भी सैयद सरामा से लौट आता है। ठीक है। तकलीफ के 2 दिन के अंदर इतनी बढ़ी कि शमीमा के पैर के इलाज के लिए गोलू के पास जाना ही पड़ा। बहू बेटे की गिरफ्ती देख शमीमा को सुख मिला। मासूमा ने सास की सेवा इस तरह अंजाम दी कि हफ्ते भर बाद ही पैरों को आराम मिल गया। शमीमा गांव लौटने के लिए बेचैन हो उठी। किसी तरह मासूमा ने उन्हें हफ्ते भर और रोका। आखिर गयास बड़ी मुश्किल से शमीमा को भेजने पर राजी हुआ। लच्छू ने अपनी माँ के लिए धोती, बाबू के लिए कुर्ता वगैरह खरीद कर बिस्तरबंद में बांध दिया। आऊंगा, जल्दी आऊंगी। शमीमा ने बेटे को उदास चेहरा देखकर गाड़ी में बैठते हुए कहा। जाने आपको मुझसे दूर वहां रहने में क्या मजा आता है। अब्बा को कितनी बार लिख चुका हूँ कि आप दोनों अब मेरे साथ रहे, मगर। गयास ने खिन्न मन से कहा। उस पर माँ चिराग पार हो गई। कौन जलिए बेटवा, बुजुर्गों की रूह भटक जाइए। बरसों से रोशनी माँ आय के उनकी आदत जो पड़ गई है। शमीमा ने धीरे से कहा। ना जाए ना। मासूमा शमीमा के गले से लिपट गई। वायदा करत हन कि जल्दी से ही आइए, शमीमा ने कहा। सिंगल डाउन हुआ। डिब्बा हिला। गयास और मासूमा दोनों नीचे उतर आई। गाड़ी सरकने लगी और पल भर बाद नजरों से ओझल हो गई। खाली पटरी को पार करके मुसाफिर इधर उधर आने जाने लगे। गयास गुमसुम सा खड़ा रहा। मासूमा ने झटके से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंका और अनमना सा दरवाजे की तरफ बढ़ा। इमाम को ये बात मथ रही थी कि कहीं लच्छू के शहर के जाने के बाद ब्रज बहू हमारा काम करने में अपनी मजदूरी न समझ रही हो और शहर जाकर लड़के के साथ रहने के लिए उसका दिल मचल रहा हो। ब्रिजलाल बरसों बाद सुधरा है, सब कुछ देखभाल रहा है, मगर कल फिर दिमाग पलट गया। तो छुट्टी में जब गोलू और मासूमा गांव आए तो इमाम ने बेटे से दिल की बात कह दी। गोलू की रजामंदी पाकर उसने अपना फैसला शमीमा की मदद से ले लिया। जब शाम को इकट्ठा बैठे तो शमीमा ने लच्छू की माँ से पूछा। बहू, लच्छू तो अब गोलू के साथ शहर में बस गया है, हमार भी कुछ पता नहीं है। गोलू के पास ही जिंदगी काट दें। अब तुम बताओ कि यही गांव में रहियो या शहर में।
जब हम ई बुढ़ापे में कहाँ जाएं, आपके आश्रय ही तो रह रहे हैं, अब यहाँ ही रहिए। कुछ न समझने वाली परेशानी सी मुद्रा लिए लच्छू की माँ बोली, बहू ध्यान से सुनो, अगर बात ठीक ना ही लगे तो बड़ा भाई समझ के टोक सकत हो। उधर वाला चने का खेत, उनसे लगा कुआं और अमरूद का बाग तुहार लच्छू के नाम करे का इरादा है, और उधर वाला खेत, आम वाला बाग और कुआं गोलू के नाम। राजी हो? इमाम ने ब्रज बहू से कहा। ये अपने नौकर से बात कर रहे हैं, हलवाहे को जो आधा जमीन दे रहे हैं। ब्रज बहू कुछ जवाब न दे सकी। घूंघट तले उसकी सिसकी उभरी, जो उपकार, प्यार और आदर के सिवा कुछ न थी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर इमाम धीरे से बोला, जैसे अपने से कह रहा, ये सब हम लोगन का घर रहा, हम साथ साथ जिए, दुख सुख झेला। आगे की बात इमाम के गले में फंस कर रह गई। मासूमा ने सास ससुर का मुंह ताका, फिर गोलू की तरफ देखा और उठकर चाय का पानी रखाई, मेज बीच में डाली, उस पर नाश्ते का सामान लगाया, और इस बीच ब्रज बहू अपने को समेट कर उठी और जाकर ब्रजा को बुला लाई, जो खेत में जाकर बैल बांध रहा था। धीरे धीरे उसने जो कुछ भी उसके कान में कहा हो, बड़े भैया हो। डेवड़ी से ब्रजा की आवाज आई, अंदर आ जाओ। इमाम की आवाज उभरी, पाए लागू बड़की भौजी, कहकर ब्रजा आड़ में खड़ा हो गया। कहो का खबर है? लच्छू की माई कहत रही कि आप हम लोगन का हिस्सा दे के अलग करत हन। हाँ, तुम्हां आजाद रहो, काका काकी ने हम लोगन की बड़ी सेवा की है। अब हम शहर में जाए के रहन की सोचत हैं, तुम लोगन भी जो मुनासिब समझो करो। एक बात कहने की इजाजत दो बड़के भैया। हाँ बोलो। बहुत देर में हमका होश आवा है, एक ही इतनी बड़ी सजा न दो, अब हम लोगन का अपने से अलग न करो, कहता हुआ ब्रजा आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ इमाम का पैर दबाने लगा। जैसी तो हर मर्जी, मगर जो बंटवारा होएगा वह है, ओका कागज पर रहन दो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल कब चल देवे तो गांव कम से कम खुदा के आगे शर्मिंदा तो ना हुई है। दोनों लड़कन माँ हम फर्क समझा रहा, कहकर इमाम चुप हो गया। साथ ही रहे देव भैया, ब्रजा का ये कहकर अंगोछे से आंख साफ कर तेजी से उठकर बाहर चला गया। इमाम का दिल हल्का हो गया था। खुदा ने उसे बहुत दिया था। सबसे बड़ी दौलत होनहार बेटे की शक्ल में थी, जिसके आगे ये जमीन जायदाद पैसा कौड़ी सब बेकार था। मैम, हम लोग बहुत अच्छी तरह सुन पा रहे थे आपको और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेखक को पढ़ना, लेकिन लेखक को उसके मुंह से सुनना, दोनों दो अलग अनुभव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए क्या संदेश रखती हैं आप, युवाओं को क्या कहना? युवा जितना अच्छा लिख रहे हैं वो काफी अपने को संभाले हुए हैं। बस सिर्फ ये है कि जो हालात हैं उनके लिए कठिन समय है, राइटिंग में भी और जिंदगी में भी। तो उसमें अपने को कंट्रोल रखें और अपने अपनी जिसे कहते हैं अपने को संभाले रखें, बस ये कह सकती हूँ मैं। और राइटिंग में तो ये है कि आदमी गिरता है, संभलता है, सीखता है, किसी की डिक्टेशन देने से कुछ नहीं होता है। मैम, एक बड़ी बिंदी कह रही है कि आहा, आज का दिन सार्थक हुआ। सचमुच मैम, आज हम सबका दिन सार्थक हुआ। आज आप हमारे बीच आई और हम लोगों के साथ बातचीत की, अपने अनुभव साझा किए और इतनी अच्छी जानकारियां दी, और जाते जाते जो आपने युवाओं के लिए संदेश दिया, इसे हम अपने दिल में अमूल्य धरोहर की तरह संजो कर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में फिर इस मंच पर हम लोग आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम, प्रणाम मैम। मेरा भी शुक्रिया ले लो कि जो लेखिका बिंदी नहीं लगाती है वो बड़ी बिंदी में आई, और ये जरूर है कि उसने अपने लेखन में शब्दों के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगाना कभी नहीं भूलती है। तो इस
धन्यवाद के साथ मैं अपने पाठकों को प्यार और आदर देती हूँ। मैम, एक अध्यापक हूँ तो हमेशा बिंदी का सामना होता रहता है। मैंने एक बार एक छात्रा से कहा, बेटी बिंदी तो लगाया करो, तो कहती है मैम लगा रखी है। मैंने कहा अनुस्वार की बिंदी, तो हंसने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके।